शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय की शुरुआत ब्लैक ब्लड गैंग के जरिए मोसुलिन के बारे में सभी के पता चलने से होती है। जेन सदमे में है और रो रही है। वह वहां मौजूद सभी लोगों को देखती है, खासकर मैट को। मैट उसे लेकर चुपके से चला जाता है। कोई उसे देख रहा है और कह रहा है कि यह तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। मैट समझ जाता है कि वह क्या चाहती है, इसलिए वह उससे पूछती है कि क्या वह मैट्सलिन से जुड़ा हुआ है। वह उसका सामना करते हुए कहता है कि इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था, और सोचती है कि वह उनके साथ, खासकर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि सेरीन ने ही उसे सब कुछ बताया था और वह उसके बहुत करीब थी। वह जोर देकर कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। इससे वह उससे ब्लैक ब्लड गैंग में शामिल होने के बारे में सवाल करती है और सोचती है कि वह और सहयोगी चाहता है और मरना नहीं चाहता। इसीलिए उसे गैंग में बिताए अपने दिन याद आते हैं। जो लोग जानते हैं कि उनके रास्ते में युद्ध आने वाला है, वे अपने साथ जुड़ने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो समझदार हों और सही पक्ष चुनना जानते हों। उन्हें बाद में पता चलेगा कि उनके साथ कौन रहेगा, जब तक कि उन्हें वह पता न चल जाए जो उन्हें मिला है। तभी यह लड़की आती है और समझाती है कि जब उसने कहा था कि उसे ताकत चाहिए तो उसका क्या मतलब था। वह उन्हें बताता है कि उसे अपने दोस्तों की रक्षा करने और जीवित रहने के लिए ताकत चाहिए और वह यह अकेले नहीं कर सकता। वह उसके दोस्तों को कमजोर समझती है। वे कहते हैं कि वह गिरोह में अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए शामिल हुआ है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह जोर जोर से रोने लगती है और वह चाहता है कि वह परेशान हो और अपना सारा दुख बाहर निकाल दे क्योंकि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह रोती रहती है और वह जो हो रहा है उससे दुखी है। वह उससे कहता है कि वह मरने तक उसे थामे रहेगा। अचानक जैन को ढूंढता हुआ गिरोह आ जाता है और वह दिखाई देती है। वह जाकर उसे गले लगा लेता है। वह उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें कभी ना खोले। वह उससे वादा करवाता है कि वह अभी के लिए उससे वादा करवाएगी और अंदर ही रहेगी। वह रोती है, उसके लिए बहुत चिंतित है। वह जाकर उसे गले लगा लेता है। वही है जो उस गिरोह को बाहर लाता है जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। वे उसे ब्लैक ब्लड गिरोह का नया सदस्य मानते हैं और सोचते हैं कि उसके दोस्त उसका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह उनके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। वह उनसे लड़ने लगता है लेकिन वे उसे लगातार मारते रहते हैं। वह बहुत दर्द में है और जैन डर के मारे उसके लिए रोता है। वह देखता है कि उसके गिरोह ने उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया है। जैन रोता रहता है और जब वे उसे खत्म करने ही वाले होते हैं तभी ऐसा आता है और तुरंत उनसे लड़ने लगता है। वह वैसे भी लड़ने में बहुत माहिर है और उन्हें बुरी तरह हरा देता है। उसका गिरोह बहुत देर से पहुंचता है लेकिन एस्मैट को बचाने की कोशिश करता है जो बहुत थका हुआ और घायल है। वह वास्तव में यहाँ ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसे उसके गिरोह के साथ जाने दे रहा है। उसने इस्तीफा दे दिया और फिर वह दरवाजा खोलती है और NIS को पाती है। वह पहुंच गया था और मैट का बचाव किया था और वह उसके पास जाकर उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वे तुरंत इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। तो हम उस गुप्त प्रयोगशाला में जाते हैं जहां एक व्यक्ति अमृता का सूत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके प्रति वह जुनूनी है और उसे पाने के लिए बेताब है, चाहे इसके लिए उसे कई चीजों का त्याग करना पड़े। वह उस सूत्र को खोजने के लिए पूरे मानव शरीर की छानबीन करता है। अचानक वे एक लड़की को लाते हैं जो पहले से ही सम्मोहित है ताकि किसी को पता चले बिना उस पर गुप्त प्रयोग किए जा सकें और सही सूत्र मिलने तक उस पर अपना सूत्र आजमाया जा सके। वह तुरंत जाकर उसकी जांच करता है और उसकी नब्ज जांचता है। वे उसके लिए एक और लड़की को भी लाते हैं और वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है। यह स्पष्ट है कि वह इन दोनों पर परीक्षण करेगा और यही वह व्यक्ति है। इस प्रयोगशाला में मनुष्यों पर परीक्षण करने के लिए कुछ गुप्त उपकरण भी हैं। तो हम मैट के पास जाते हैं जो यहाँ है और नर्स एक युवक है जो उसकी जांच करने जाता है। जब वह जागता है और उसकी जांच करता है तो वह उन्हें बताता है कि अब वह ठीक है और भाग्यशाली है क्योंकि किसी ने सही समय पर उसकी जान बचा ली। वह बहुत खुश है कि वह अभी भी जीवित है और जैन उसकी देखभाल कर रही है और मुझे नहीं लगता कि वह उस पर कोई दबाव डाल रही है बल्कि वह खुद फैसले ले रही है। उसे जो कुछ हुआ उसके लिए दुख है और वह देखता है कि उसके दोस्तों ने उसे छोड़कर जाने का फैसला किया है जबकि उनका रिश्ता होना तय था और उसे उसके लिए बहुत दुख है क्योंकि वह जानती थी कि इस राज को अपने बाकी साथियों से कैसे छुपाना है और उसे यह बात शुरू से ही पता होनी चाहिए थी। लेकिन उसे अफसोस है क्योंकि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था, पर सलीम की मौत के बाद उसे उस पर शक हुआ और वह अफसोस करना पसंद करती है क्योंकि वह गलत सोच रही थी। लेकिन वह यह बात समझता है और उसे बताता है कि जब वह अपनी प्रेमिका को रोते हुए देखता है तो वह थक जाता है और वह नहीं चाहता कि कोई उसकी जगह ले उसका दिल। और जाहिर है उसका मतलब ऐसे है जिसे वह उसके करीब आते हुए देखता है और जिसे वह उससे भी ज्यादा प्यार करने लगी है। वह उसके लिए तब तक खुश रहना चाहता है जब तक वह ऐस के साथ खुश है क्योंकि वह स्वार्थी नहीं बनना चाहता, खासकर तब से जब उसे समय के साथ एहसास हुआ है कि वह उसे नहीं चुनेगी बल्कि ऐस को चुनेगी। लेकिन वह चाहता है कि वह उससे वादा करे कि वह फिर कभी नहीं रोएगी और खुशी से जीगी। वह जोर देता है कि वह उससे वादा करे क्योंकि वह फिर से रोना नहीं चाहती क्योंकि इससे उसे बहुत दुख होगा और उसे यह वादा करना ही होगा भले ही वे दोस्त हों। वह तुरंत उससे वादा करती है और वे दोनों साथ में खुश रहते हैं। वह उसका हाथ थाम लेती है और वे उसे कसकर थाम लेते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए। वह उसके पास ही रहती है ताकि वह थकान के बाद आराम कर सके और बेहतर महसूस कर सके। फिर वह उठती है और उसे सोने के लिए छोड़ देती है। वह ऐस के पास जाती है जो उसका इंतजार कर रहा होता है और मैट के बारे में उसे आश्वस्त करते हुए उसके पास खड़ी हो जाती है। वह जानती है कि वह ठीक हो जाएगा और उसे बचाने और उसे आश्वस्त करने के लिए उसे धन्यवाद देती है।
वह जानती है कि मैट ने उसे दूसरे गिरोह से बचाया था और यह सुनकर वह खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैट बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास उसके जैसी दोस्त है। वह उसे आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि वही तो हमेशा मुसीबतें खड़ी करती है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है और उस दिन की तरह भाग्यशाली होना चाहता है, जाहिर है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उसे खुश करते हुए। तो वह एस के साथ पूरा दिन बिताता है जो अभी अभी जा रहा होता है। वह ब्लैक ब्लड गैंग के मुखिया से मिलता है और उसे यह बताने जाता है कि वह डरता नहीं है क्योंकि अगर वह अपना पद खो देता है तो वह अब से उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और उसे डरना ही चाहिए क्योंकि अब वह उसका रहस्य जान चुका है और वह यह जानना नहीं चाहता कि आरजेड पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वह खुद का मजाक उड़ाना चाहता है और चलता रहता है और यह बात उसे बहुत परेशान करती है। तो हम मैट के पास चलते हैं जो हर समय उठकर व्यायाम करने जाता है क्योंकि वह उन लोगों के लिए मजबूत और फिट दिखेगा जो उसे अच्छी तरह से व्यायाम करते हुए देखेंगे। आप जानते हैं कि यीशु का भोजन समाप्त हो गया है और उसे अच्छी तरह से जीने के लिए खाना चाहिए। तो समय बीतता है और वह टिकटों पर बैठी रहती है। उसकी सहेली रेज उसके पास आती है जिससे वह बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और जो उसकी सहायक के साथ अच्छा व्यवहार करती है। वह जानती है कि वे भूखे हैं और वह उनके लिए खाना पीना लेकर जाती है, लेकिन वे हर समय उस पर थूकते रहते हैं और इससे उसकी माँ का व्यभिचारी उसे अनदेखा करके चलता रहता है। लेकिन जब वह चल रही होती है तो वे उसे लगातार उकसाते रहते हैं और उस पर हंसते हैं। बेशक वे बहुत बदतमीज लड़कियां हैं, इसलिए वे सबके व्यस्त होने पर अपने कार्यालय की ओर दौड़ती हैं और काम का कार्ड लेने के लिए डेस्क छोड़ देती हैं। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और रास्ते में जो इस बात पर सहमत होता है वह उसे इतना शांत देखकर हैरान रह जाता है। बल्कि वह उसके लिए खाना लेकर जाता है ताकि वो खा सके क्योंकि वो काफ़ी देर से काम कर रही है, लेकिन वह अभी खाना नहीं चाहती क्योंकि उसके सामने अभी भी काम है। फिर भी वे उस पर जोर देते हैं और इसीलिए केट और ओनेल उसे जानते हैं। जन भूख लगने पर अकेले खाना खाता है और वे उसे सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने उसके साथ होने के बारे में बात की और वह उनकी कही बात भूल गया क्योंकि उनके बीच कुछ सीमाएं होनी चाहिए। इससे वह कहता है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है और वह उन पर चिल्लाता है और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। जाहिर है वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह उसके बहुत करीब आ रहा है। इसके बावजूद वह उसके साथ जाकर खाना खाता है और वह उसे बताती है कि उसे मांस के बजाय पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं, लेकिन वह उसे चिढ़ाता है क्योंकि उसे अच्छा महसूस करने के लिए मांस और प्रोटीन की जरूरत होती है, खासकर अगर उसके पास बहुत काम हो। फिर वह उससे बहस करती है कि वह नहीं खाएगी और अगर वह नहीं खाएगी तो वह उसे खिलाएगा। इससे वह तुरंत खाना खा लेती है और मैं देखता हूँ कि वह खुश है कि उसने उसकी बात इतनी जल्दी मान ली। इससे उसे खुशी मिलती है। फिर हम गुप्त प्रयोगशाला में जाते हैं जहाँ डॉक्टर शवों की जांच करता है। वह जांच पूरी करके बताने जाता है। उसके सहायक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का पालन करते हैं। यहीं पर उस लड़की की कहानी शुरू होती है, वही लड़की जो नशे में लाल वस्त्र पहनी थी। उसकी मृत्यु हो चुकी है। अपने प्रयोगों के बाद वह इस पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है और अपनी खुद की विधि आजमाने का फैसला करता है जो अभी भी किसी पर भी कारगर नहीं होती। इसलिए वह जैन के साथ समय बिताता है जो यहाँ स्कूल में पढ़ रही होती है, लेकिन एस आता है और उसे ले जाता है और वह देखता है कि अगर वह दुश्मन होता तो अब तक वह मर चुकी होती और वह चाहता है कि वह उसे दिखाए कि वह हमेशा से टाइक्वांडो जानती है। तब वह उसके लिए एक प्रतीक बन जाएगी और वह वास्तव में ऐसा करती रहती है और जब वह उसे रोककर हरा देता है तो उसे पता चल जाता है कि टाइक्वांडो ही एकमात्र चीज़ नहीं है जो वह जानती है, क्योंकि वह और भी बहुत कुछ जानती है और वह हर समय उसके पास जाती है और इस पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे यह अच्छा लगता है। और वह जानता है कि उसने उससे कहा था कि जब वह इस पर ध्यान केंद्रित करेगी तो वह अभी उसे छू सकती है और वह उसे चूमने आता है। वह हर बार उठकर उसे धमकाने जाती है। अगर वह उसके करीब आता है तो वह जाकर उससे लड़ेगी और वह ऐसा हमेशा करती रहेगी, लेकिन वह उससे ठंडा व्यवहार करता है और बातें करता रहता है। और मुझे पता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया है कि वह उसके लिए आकर्षक कैसे हो सकता है, लेकिन वह उसकी रक्षा करने में उसकी मदद करना चाहता है और वह दिखाता है कि उसे उसकी चिंता है, जिससे वह तुरंत उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद वह उस पर ध्यान केंद्रित करता है और वे दोनों एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। वे साथ बैठते हैं और वह उससे पूछती है कि उसने उसे अपना सचिव क्यों चुना, उदाहरण के लिए एंजेलिका को क्यों नहीं। वह इसे अस्वीकार कर देता है, ये कहते हुए कि एंजेलिका इस पद के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। उसे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह थकना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मानता है कि वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और इस पद के लायक नहीं है क्योंकि वह खून देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह ऐसा नहीं मानता। हर कोई खून को वैसे ही सहन कर सकता है जैसे वह कर सकता है, इसलिए वह उससे कहता है कि जब तक यह उसका खून नहीं है तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात उसे उसके बारे में पसंद नहीं है क्योंकि वह अपने आसपास के सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन जब बात उसकी अपनी जिंदगी की आती है तो वह कुछ भी नहीं कर पाती। वह उससे कहती है कि वह जानती है कि इससे उसकी स्थिति पर असर पड़ेगा और यह बात उसे उस समय की याद दिलाती है जब उसने या और उसकी बेटी की जान बचाई थी। उस समय वायलेट और फ्रांसिस्को उससे बहुत नाराज थे और इसके बावजूद जब तक वह उसकी बाहों में थी उसे कोई परवाह नहीं थी और इसीलिए वह जानती है कि उसे इस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय लगा और हर कोई उसका सम्मान करता है और उसके आदेशों का पालन करता है। वह इसे सही काम समझता है और उसे एक आदेश देना चाहता है जिसका वह पालन करेगी क्योंकि वह बाध्य है। वह उससे कहती है कि वह उसे आदेश दे और किसी और से नहीं, सिर्फ उससे आदेश ले। वह उसके सिर पर चुंबन करता है और लगातार उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। उस लड़की पर नजर रखता है जिसे ये सब पसंद नहीं आता। जन बाथरूम में है, एस के साथ जो हुआ उसके बाद तैयार होते हुए बहुत खुश है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो उस लड़की को देखती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है। उस पर पैर पटकती है क्योंकि वह सब कुछ बिगाड़ रही है। मरने से पहले वह चाहती है
कि जैन एस से दूर रहे। फिर वह जाकर उसे चोट पहुंचाती है। वह उसे चुनौती देती है, लेकिन जैन को मौत की परवाह नहीं है और इसीलिए वह उसे और ज़्यादा धमकाती है ताकि वह उसे ऐसा करने न दे। या एस की मूर्खता और वे सब कुछ बर्बाद कर देते हैं जिससे उसका दम घुटता है और वह उन्हें चुनौती देती है ताकि बाद में उन्हें उसका गुस्सा पता चले। चलते चलते वह सदमे में है और बहुत थकी हुई है, इसलिए वह एस के पास जाती है। वह उसके पास आता है और देखता है कि वह घायल है, लेकिन वह उसे दखल देने से मना कर देती है ताकि वह अपनी समस्याएं खुद सुलझा सके। और वह खोजते हुए आगे बढ़ती है। आप उससे बात करने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके और एस के बीच कुछ चल रहा है। वह कुछ भी कहने से इनकार कर देती है क्योंकि यह उसकी खासियत नहीं है। और वह आपको बताती है कि वह थक गई है क्योंकि चाचा उसने पहले से ही दुखी सभी लोगों की मदद करने का वादा किया था और वे ही उसे और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। ओह, काश वह पहले ही यहाँ से चली जाती। और इसीलिए आपको उसे यह बताना होगा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह सबको यहाँ से जाने देगी, चाहे वे चाहें या न चाहें। वह बार बार ज़रूरतमंदों की मदद करती है क्योंकि जिस रात उसे और उसके दोस्तों को जहर दिया गया था उसने सब कुछ छिपा लिया था, क्योंकि वह जहर शराब या किसी और चीज़ से नहीं बना था बल्कि किसी रसायन से बना था। उस क्लिनिक में मौजूद एक परिसर के बारे में, और वहाँ एक छात्रा थी जिसने उससे यह सब मांगा था और वह छात्रा उसे अच्छी तरह जानती थी। वह उसे यह अनुरोध दिखाने जाती है और पाती है कि किसी और ने यह सब किया है और वह इसे हमेशा छुपा रही है और वह लड़का उसके साथ नरमी बरत रहा है। इसलिए वह वहाँ से चली जाती है और उसे उम्मीद थी कि कोई और ही इस धोखे का कारण होगा, लेकिन वह नहीं जानती कि वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और आज उसे सब पता चल जाएगा। इसलिए वह कर्फ्यू के समय बैठी रहेगी और याद करेगी कि वह उसके पास नहीं आता और उसे जो हुआ उसके लिए खेद है, लेकिन वह इसे सामान्य मान लेती है क्योंकि अब उनके बीच पहले की तरह कोई रहस्य नहीं है। और वह उन बातों के बारे में सोचती है जो उनके बीच हुआ करती थी। और वह किसी से प्यार करता था, लेकिन उसके पिता ने उसे सदमा पहुंचाया था और वह उसे हर समय याद करता रहता है और वह उससे भी बातें कहता रहता है और इन चीज़ों के बारे में अब और बात न करने का फैसला करता है। इसलिए वे सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और ट्रुथ एंड डेयर का खेल खेलने का फैसला करते हैं और पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। वह उनके लिए गाती है और वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे उस पर हंसते नहीं हैं। वह यहाँ आकर गाना गाती है और सब उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वह फैन से सच्चाई के बारे में पूछती है और सब उसे बहुत अच्छा मानते हैं। अभी वहाँ और कोई नहीं है। वह डेव से सच्चाई के बारे में पूछने का फैसला करती है और डेव उससे पूछता है कि उसे परिचय पार्टी में क्या अच्छा लगा। वह कहता है कि उसे माया अच्छी लगी और उसे सब कुछ याद है क्योंकि वे दोनों लगभग मर ही गए थे। वह उससे पूछती है कि उसे शराब या बर्फ कहाँ से मिली। वह उसे सवाल पूछती रहती है और उसे कुछ याद नहीं आता। उन्हें लगता है कि वह उस घटना के बारे में सोचने लगी है, लेकिन वह उसे सब कुछ बता देती है कि वह उस समय अकेला नहीं था, वह किसी और के साथ था। वह सबको ये बात याद दिला देती है। वह जेरोम के बारे में पूछने जाती है जिसे कुछ याद नहीं है और वह जानना चाहती है कि वह उस रात कहाँ था। सब सचमुच हैरान हो जाते हैं और जेरोम पर शक करने लगते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें प्यारे दोस्तों।